हेलो दोस्तों, यूपीएससी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। और इस चैनल का लिंक अपने मित्र साथियों के पास शेयर करिए और फटाफट शेयर करके बताइए बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले एक विद्यार्थी यानी कि एक बच्चा इस चैनल पर आए और उनका जो कमी रह गया है कंटेंट में, वो यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है और यहाँ कंटेंट के माध्यम से वो अपना अच्छा तैयारी कर सकता है। तो अपने मित्र साथियों को शेयर करिए। हम देख रहे हैं कि शेयर बहुत लोग कम कर रहा है। पता नहीं कि बच्चा को ऑडियो इसके मतलब उसके कान तक पहुंच रहा है कि नहीं, कि उसकी क्वालिटी लिखा हुआ भी नहीं उसको दिख रहा है कि नहीं। आपको कमेंट में बताना है कि आवाज़ कैसा है, वीडियो की क्वालिटी क्या है, क्या लिखावट समझ में आता है कि नहीं, जो हम कंटेंट दे रहे हैं समझा रहे हैं वो समझ में आता है कि नहीं। आपको कमेंट में बताना है, तब तो हम समझ पाएंगे कि नहीं आखिर कमी कहाँ है। वो कमी होगा हमारे पास, उस कमी को हम सुधार करेंगे। लेकिन तुम्हारा शुरू से अंत तक वीडियो को देखने पड़ेगा। हम आपको बोले हैं कि रटने नहीं देंगे, कंटेंट के साथ हम आपको तैयारी करा देंगे छोटे छोटे वीडियो द्वारा। और आप वीडियो को देखते ही नहीं हैं, तो लोग वीडियो को देखो बाबू, हमारी एग्जाम माथा पे आने वाला है। चलिए, तो हम आपको बिना समय विलम्ब किए हुए हम अपनी क्लास की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलो, इसमें 2 लेक्चर पढ़ा दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, और आज तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है। हम कोई भी क्लास आगे में बढ़ाते हैं तो 5 मिनट पीछे से ही लेके चलते हैं। अब कई लोग को लग रहा होगा कि सर पीछे वाला पढ़ा दिए तो फिर आज वही अलग क्या पढ़ाइएगा। नहीं, ये है, इसी के साथ हम आगे यहाँ बढ़ाए हैं और फिर कल अगले क्लास में जो चौथा पार्ट होगा उसमें बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। और ये भी आपको बेहतरीन है ना। हम कोई क्लास 5 मिनट पीछे रखते हैं ताकि बच्चा को समझ में आते चले, कोई ऐसा समय नहीं रह जाएगा कि तुमको रटने पड़ेगा। चलिए बिना समय विलम्ब किए हुए अपनी क्लास की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और तुम लोग इतना शेयर करो यार कि बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले एक विद्यार्थी यहाँ आई चैनल पर, और अपनी जो उनकी कमी रह गई है वो अपनी कमी को पूरा कर सकता है इस चैनल पर आन के यार। और दिल बना के भेजो ताकि मेरा भी अंदर से लगे कि नहीं, जो मेरा भाई पढ़ रहा है वो मेरा भाई है, मैं उसके लिए खून पसीना एक कर देंगे, ऐसा मेरा लगना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं। मानव जन्म हमने आपको शुरुआत में समझा दिया था कि मानव जन्म क्या है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, नरजन तंत्र। नरजन तंत्र की संरचना। तो नरजन तंत्र की संरचना यानी कि नरजन तंत्र किसको कहते हैं, जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है उससे नरजन तंत्र कहलाता है। तंत्र मैंने आपको बताए थे कि छोटे छोटे पार्ट मिलकर बना होता है उसको। जैसे मैंने कहा कि पाचन तंत्र, तो छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय से मिलकर बना है, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है, अंग से, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। आया समझ में? तो हम आपको पढ़ा दिए थे 10th क्लास में बहुत बढ़िया से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये बाबू वहाँ पे समझाए थे, इसलिए चलिए यहाँ पे समझिए। तो कहता है कि नरजन तंत्र की संरचना। तो नरजन तंत्र की संरचना 2 भाग से मिलकर बना हुआ है। एक भाग है जिसको प्राथमिक अंग कहते हैं, दूसरा भाग है जिसको सहायक अंग कहते हैं। प्राथमिक अंग में क्या आता है बाबू, वृषण आ जाता है। जब पूछेगा कि नरजन तंत्र के प्राथमिक अंग किसको कहते हैं, वृषण। कितना जोड़ा होता है, 1 जोड़ा। जैसे चप्पल 2 जोड़ा पहनते हैं कि एक जोड़ा, तो 1 जोड़ा है, लेकिन संख्या में चप्पल पूछे तो कितना, 2। तो ये कहता है कि वृषण 1 जोड़ा है। जो संख्या में पूछेगा तो कितना है, 2। इसमें सहायक अंग है। सहायक अंग कौन कौन से हैं, तो यहाँ आपको क्या, अधिवृषण है, यहाँ शुक्राशय है, सॉरी शुक्रवाहक है, फिर क्या है, शुक्रवाहनीय है, फिर क्या है, वृषण जलिका है, शुक्राशय है, फिर है क्या, इन नरजन तंत्र में कुछ सहायक ग्रंथियाँ होता है। जहाँ शुक्राणु बन जाते हैं तो शुक्राणु की गतिशीलता अर्थात शुक्राणु को मतलब आगे बढ़ने में मदद करता है, ऐसे मदद करता है। तो यही है सहायक ग्रंथियाँ। ये सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सा, प्रोटोस्टेट ग्रंथियाँ, अगला है कॉपर ग्रंथियाँ, जिसको बलबूत्रो ग्रंथियाँ के नाम से जानते हैं। अब चलिए, आप सब्जेक्टिव पूछ रहा है कि नरजन तंत्र शरीर के किस गुहा में होता है, ये भी पूछने के चांस है। तो बता कि शरीर के जो गुहाएं हैं 3 भाग में बांटा गया है। ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं बाबू, उवच गुहा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उदर गुहा कहते हैं। बताओ, उदर गुहा में क्या होता है, पाचन तंत्र होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय। बताओ, और उदर गुहा के नीचे एक छोटा सा गुहा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलनी गुहा कहते हैं। बताओ, नरजन तंत्र जो है, नरजन तंत्र किस गुहा में, सोनी गुहा में, यानी कि उदर गुहा के नीचे सोनी गुहा में। और वक्ष गुहा जो है, वक्ष गुहा, ये वक्ष गुहा में क्या भाई, श्वसन तंत्र है, जबकि उदर गुहा में पाचन तंत्र है। और जनन तंत्र किस गुहा में होता है, तो भाई सोनी गुहा में होता है। कुछ भाग जो है नरजन तंत्र का, कुछ उदर गुहा में, कुछ नीचे लटकी हुई है, जिसको कहते हैं सोनी गुहा में। अब समझिए, हम आपको यहाँ सारे बात यहाँ समझा दिए
कि नरजन तंत्र के प्राथमिक अंग किसको कहते हैं? प्राथमिक अंग किसको कहते हैं? वृषण को जो है जुड़ा होता है संख्या में 2। सहायक अंग किसको कहते हैं? तदि वृषण है, शुक्रवाहक है, शुक्रवाहिनियां है, वृषण जलिका है, शुक्राशय है। अब है इसमें कुछ सहायक ग्रंथियां होता है। जब शुक्राणु बन जाता है, हम पढ़ाएंगे आगे शुक्र जनन, जब शुक्राणु बन जाता है तो शुक्राणु की आगे गतिशीलता जाने के लिए कुछ सहायक ग्रंथियां होता है जो मदद करता है उसे क्रिया, उसको क्या करता है? शुक्राणु को क्या करता है? क्रियाशील करता है, आगे बढ़ाता है। इसको कहते हैं सहायक ग्रंथियां। और सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है? प्रोटोस्टेट ग्रंथियां है, दूसरा है कापर ग्रंथियां जिसको बलबूत्र ग्रंथियां के नाम से जानते हैं। मैंने बता दिया कि जो मानव के शरीर है वह 3 भाग में बांटा गया है, 3 गुहाओं में बांटा गया है। वक्ष गुहा, उदर गुहा, शून्य गुहा। शून्य गुहा है कि शून्य गुहा में ही नरजन तंत्र पाया जाता है, ये आपको समझिए। पाचन तंत्र उदर गुहा में, श्वसन तंत्र वक्ष गुहा में आता है। अब यहाँ देखिए क्या भाई, शुक्राणु की तापमान के लिए देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है। कहते हैं कि शुक्राणु तापमान के लिए शरीर की तापमान से 2.5 डिग्री है। यानी कि जब शुक्राणु है ना, शुक्राणु का निर्माण तभी होगा। शुक्राणु का निर्माण मतलब शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होती है? कम होती है। 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होती है? कम। और यानी कि शरीर की तापमान कितना रहता है आपको? 35 यानी कि शुक्राणु तापमान के 35.5 डिग्री सेल्सियस होता है शुक्राणु क्या करें निकालने के लिए। जब शरीर की तापमान आपको पता है कि कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। जब 37 डिग्री सेल्सियस में से आपको क्या करेगा? घटा देगा भाई, क्या बोले 2.5। तो ये बताओ 5 की पाँचों 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा भाई। कितना होगा? 5 3 की तीनों, तो ये क्या है? 35.5। यानी कि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। यानी कि हम लोग के जो शुक्राणु निकलता है वह 2.5 डिग्री सेल्सियस शरीर के तापमान से शुक्राणु निकालने के लिए यानी कि कम तापमान होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर धूपा में बहुत कड़ा धूपा में काम कर रहा है, फिर दौड़ के आया तो उसकी तापमान शरीर की तापमान उसकी ज़्यादा रहेगा, 37-38 डिग्री रहेगा, 37 डिग्री। तो क्या उस 37 डिग्री को उसको शुक्राणु निकल पाएगा? नहीं। जब वो शरीर क्या करेगा? 37 डिग्री की बात क्या करेगा? उस शरीर की तापमान कम जाएगा, यानी कि वृषण की तापमान कम जाएगा, तभी क्या करेगा? शुक्राणु निकलेगा। कोई व्यक्ति को दौड़ा के कहेगा कि चलो भाई तुम को निषेचन करना है, तो उस व्यक्ति से होगा नहीं, क्योंकि शुक्राणु निकलवे नहीं करेगा उस तापमान पर, क्योंकि शरीर के 37 डिग्री से कम रहेगा तो निकलेगा। सीधे कहना है कि शुक्राणु निर्माण के लिए 35.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस होना कम होना चाहिए। अभी तुम्हारे इस बात को समझ में आ गया। चलिए हमें को आज आपको एक यहाँ पे समझाते हैं। समझाए थे कि लेग के 3 घटनाएं होते हैं, 3 अवस्थाएं होते हैं। एक क्या था बताओ? एक हम लोग जिसको कहते हैं बाल अवस्था, दूसरा क्या था? किशोरावस्था, अगला क्या था वृद्धावस्था जिसको हम लोग जीर्णावस्था कहते हैं। तो ये थोड़ा सा फिर समझो। देखो बाबू, किशोरावस्था जो होता है जो 11 से 15 साल के बीच में होता है, मतलब 11 साल से स्टार्ट हो जाता है, बाकी 18 तक भी जा सकता है। तो किशोरावस्था मतलब 11 साल से स्टार्ट होता है। इसमें हार्मोनल परिवर्तन होता है। क्या होता है? हार्मोनल परिवर्तन। यह हार्मोनल परिवर्तन में क्या होता है? हाइपोथैलेमस, शरीर के हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है। किसी को प्यार होता नहीं है, किसी के साथ दोस्ती नहीं होता, हाइपोथैलेमस को बढ़ना ही दोस्ती होता बाबू, ठीक। तो ये हार्मोनल परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, तो उसको हाइपोथैलेमस बढ़ जाते हैं। कहता है कि हाइपोथैलेमस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से उसको अट्रैक्ट करने की, ग्रहण करने की क्षमता, इधर उधर ग्रहण करने की क्षमता उसको बढ़ जाता है। तो हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है? GnRH, जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या भाई? ये क्या ये काम जानते हैं कहाँ करता है? ये करता है पिट्यूटरी ग्रंथिया पर जाके काम करता है। यानी कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से निकलता है जो हार्मोन जिसको कहते हैं GnRH, ये पिट्यूटरी ग्रंथिया पर काम करता है। पिट्यूटरी ग्रंथिया को मास्टर ग्रंथिया कहते हैं। तो यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथिया पर काम करता है। यहाँ से पिट्यूटरी ग्रंथिया 2 भाग में हार्मोन निकालता है। एक है जिसका नाम है FSH और दूसरा क्या भाई? LH। FSH का फुल फॉर्म कहेगा तो कहना कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का फुल फॉर्म कहेगा तो कहना कि ल्यूटिजीनियस हार्मोन। और FSH जो हार्मोन है ये दोनों मिला के हम लोग कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये दोनों मिला के हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहलाता है। आया समझ में? FSH हार्मोन है जो वृषण पर काम करता है। कहाँ काम करता है बाबू? वृषण पर। अब आपसे पूछेगा
कि वृषण में कौन से हार्मोन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। क्या एंड्रोजन, 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 हाँ एंड्रोजन हार्मोन। कौन हार्मोन है, वृषण में जो हार्मोन निकलता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं या एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। अंडाशय में जो हार्मोन निकलता है जिसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कहलाता है। यानी कि ये किस पर काम करता है, वृषण में काम करता है टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन है जो कहाँ काम करता है, अंडाशय में। जब किशोरावस्था में यह हार्मोन निकलने लगता है अंडाशय में प्रोजेस्टेरोन, तो उन स्थितियों में महिलाओं को क्या करता है, स्तन का विकास होने लगता है। स्तन ग्रंथियाँ होते हैं, वो स्तन ग्रंथियाँ में विकास होने लगता है। स्तन पढ़ना बाबू, ठीक है। स्तन ग्रंथियाँ में विकास होने लगता है, अर्थात उन महिलाओं में मानसिक धर्म होता है, जो मानसिक चक्र होता है वह स्टार्ट हो जाता है। आगे तुमको गहराई से पढ़ना मानसिक धर्म, ठीक ना। तब आगे है कि देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है भाई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो वृषण में होता है, तो ये किशोरावस्था में जानते हैं युग्मक का निर्माण करने लगता है लड़कों में। यानी कि किशोरावस्था में अंडाशय से अंडाणु बनने लगता है और वृषण में शुक्राणु का निर्माण होने लगता है किशोरावस्था में, और द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ जाता है। यानी कि किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ जाता है। इनमें क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है क्या भाई, द्वितीयक लैंगिक लक्षण यही चीज़ है। क्या है, तो जैसे लड़कों में दाढ़ी, मूछ, आवाज़ भारी आने लगता है तथा उनकी पेशियों में वृद्धि होने लगता है, मजबूत होने लगता है। और इन महिलाओं में जो है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण आता है, इनमें स्तन का विकास होने लगता है, मानसिक धर्म आने लगता है, उनमें मतलब बहुत अच्छी क्रियाएं स्टार्ट हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे बात आपको समझ में आ गया होगा ईमानदारी से। अब चलिए ये भी आपको समझ में आ गया कि शुक्राणु तापमान के लिए शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। यानी कि शुक्राणु निर्माण के लिए 35.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब चलिए हम आपको क्या है, इन्नरजन तंत्र की संरचना है, अब इसको थोड़ा सा समझा देते हैं बाबू, समझिए। तो इन्नरजन तंत्र की संरचना जो भी है इसको लोग वृषण कहते हैं। यहाँ लिखा है देखो क्या भाई, वृषण जो कहाँ होता है, वृषण कोश में होता है, उदर गुहा के नीचे सोलहवीं गुहा में होता है, इसको हम लोग कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं बाबू, वृषण कहते हैं, वृषण। ये वृषण में आपको ये क्या है, वृषण है। ये जो छोटे छोटे ऐसे करके है, ऐसे करके, ऐसे करके है, ऐसे करके है, इसको वृषण पलिया होते हैं। 200 से कितना होता है बाबू, 250 होता है। ये वृषण पलिया में 2 शुक्रजनन कोशिका होता है, 2 शुक्रजनन कोशिका होता है। देखो 2 शुक्रजनन कोशिका होता है भाई। हाँ, एक कोशिका को कहते हैं नरजनन कोशिका है, दूसरा को कहते हैं सटोली कोशिका है। बताओ, आपसे कहना है, सीधा कहना है कि वृषण होता है, वृषण जो होता है, वृषण एक जोड़ा होता है, संख्या में 2 होता है। वृषण के अंदर वृषण पलिया होता है, देखो यही पलिया है, 200 से 250। और वृषण पलिया के अंदर 2 शुक्रजनन कोशिका होता है, नरजनन कोशिका, दूसरा सटोली कोशिका कहते हैं। इसी नरजनन कोशिका में क्या होती है बाबू, विभाजन होती है। कौन सी विभाजन, तो विभाजन होती है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात नरजनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात शुक्राणु बनता है। और सटोली कोशिका ये क्या करता है, सटोली कोशिका यह शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। बताओ, इस शुक्राणु को क्या करता है बाबू, पोषण प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। अब चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ से जो निकलता है बाबू, इसमें बन गया है वृषण पलिया के अंदर शुक्रजनन, वृषण पलिया के अंदर शुक्रजनन कोशिका से नरजनन कोशिका से बन गया शुक्राणु। यही नरजनन कोशिका से शुक्राणु बना, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बन गया शुक्राणु। तो ये शुक्राणु, इस शुक्राणु को क्या देगा, सटोली कोशिका पोषण, तो यहाँ बन गया। अब यहाँ से निकलेगा, यहाँ निकलेगा, और यहाँ वृषण जलिका, देखो यहाँ लिखा हुआ है वृषण जलिका बाबू। क्या है, वृषण जलिका, ये वृषण जलिका, यह वृषण जलिका है। वृषण जलिका पर जाएगा शुक्राणु, और यहाँ से जाएगा तो यहाँ शुक्रवाहिनियाँ। वाहिनियाँ माने छोटा छोटा नली होगा। जैसे आपको समझाएं वाहिनियाँ क्या है और शुक्राशय क्या है। जैसे बताओ, नल जल देखा है, शुरुआत में जल जो जहाँ से चालू होता है वहाँ मोटा पाइप होगा, फिर धीरे धीरे पतला, फिर उससे पतला, घरों में जाकर तो एकदम पतला। तो एकदम पतला है उसको वाहिनियाँ कहते हैं। जैसे हम लोग के पढ़ा थे आपको, यहाँ पे है गर्दन में यह महाशिरा, आगे मिलेगा सिरा, फिर छोटी सिरा, फिर किसका में बदल जाता है। ये जो है ना, ये है ना, ये भाई आपको क्या, ये छोटी सिरा है, लेकिन यहाँ महाशिरा, फिर सिरा, ये छोटी सिरा, आगे जाके किसका में बदल जाता है। अब महाशिरा कट जाएगा यहाँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड बिगेगा। बात समझ में आ रहा है ना। जबकि यहाँ ये अंगुली वगैरह इसमें कटेगा तो इसमें क्या, इसमें किसका है, में कटबो करेगा तो खून यहाँ पंचोचर बिगेगा, धीरे धीरे करके बिगेगा। देखिए यहाँ कट जाएगा सिरा तो कुछ तेज बिगेगा, तो ही कहता है। तो यहाँ शुक्रवाहिनियाँ है ये वाला, और शुक्रवाहिनियाँ के ऊपर यहाँ आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करके है, यहाँ पे एक कोशिका है, इस कोशिका का नाम है अंतराली कोशिका। क्या नाम है बाबू, अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका, ये अंतराली कोशिका में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन से हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अंतराली कोशिका में कौन से हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। जब यहाँ से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से शुक्राणु, तो अधिवृषण में देखो यहाँ भंडारण होता है। भंडारण के बाद अब बताओ, भंडारण हो गया, आपसे पूछेगा शुक्राणु के भंडारण कहाँ होता है? अधिवृषण में। अब यहाँ से निकलेगा भाई शुक्राणु, तो ये अभी देखो कहाँ चल रहा है, शुक्रवाहक के सार। ये बड़का नलिया है नहीं, नलिया, इसको शुक्रवाहक कहते हैं। ये नलिया से आप देखो ऊपर चढ़ेगा शुक्राणु, चढ़ रहा है, आ गया किसके? इस शुक्राशय से बाबू चढ़ रहा है। किससे चढ़ रहा है बाबू? शुक्राशय से, शुक्राशय से चढ़ रहा है। अब शुक्राशय से चढ़ने के बाद देखो कहाँ जाता है भाई, यहाँ चिकने चला गया। आपको इसमें कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ है यहाँ, देखो यहाँ क्या है, यहाँ इस प्रकार से यहाँ लेके चल जाओ। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग यहाँ कहते हैं, जिसका नाम क्या है? शुक्राशय। नहीं लिखे थे क्या भाई? है शुक्राशय है। शुक्राशय है। संख्या में कितना शुक्राशय होगा? 2 होगा। बताओ कहाँ गया? शुक्राशय में शुक्राणु आ गया। आई इस शुक्राशय में जो है बाबू, यहाँ पे क्या क्या होगा? शुक्राशय में कुछ प्रोटीन वगैरह होता है बाबू। क्या होता है भाई? प्रोटीन। और कुछ यहाँ क्या होता है? एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। इसी शुक्राणु जब शुक्राशय में आता है तो यहाँ जानते हैं, यहाँ 60% यहाँ शुक्राशय में शुक्राणु वीर्य में बदल जाता है। पहले शुक्राणु को आँख से नहीं देख सकते हैं, शुक्राणु को आँख से नहीं देख सकते, लेकिन वीर्य को आँख से देखते हैं। वीर्य पानी के समान, माड़ के समान एक गढ़ा पदार्थ है, द्रव के रूप में होते हैं। जबकि शुक्राणु एक क्या है? जो अति है, जिसको हम लोग आँख से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ जब यहाँ आ गया शुक्राणु कहाँ थे? शुक्राशय में, जो संख्या में 2 होता है शुक्राशय। शुक्राशय में कुछ प्रोटीन होता है और कुछ एंजाइम होता है। प्रोटीन और एंजाइम मिलने से शुक्राणु बदल जाता है लगभग वीर्य में। 60% शुक्राणु बन जाता है आपको कहाँ? शुक्राशय में। अब यहाँ से आएगा शुक्राशय पे, तो यहाँ देखो एक ग्रंथिया जिसका नाम है प्रोटोस्टेट ग्रंथिया। प्रोटोस्टेट ग्रंथिया भैया, प्रोटोस्टेट ग्रंथिया है। हाँ, लेकिन यह शुक्रवाहक मूत्राशय के पीछे से खुलता है, ऐसे करके लटका हुआ मूत्राशय के पीछे से। और यह मूत्र बनिया, इसी में आता है मूत्र। तो ये हमने कहा कि शुक्राशय में जो एंजाइम है, प्रोटीन है, इसे शुक्राणु बदल गया वीर्य में, वीर्य में बदल गया। अब यहाँ से आता है, वीर्य में बदलने के बाद शुक्राशय से चलता है तो फिर मिलता है प्रोटोस्टेट ग्रंथिया। ये क्या प्रोटोस्टेट ग्रंथिया बाबू? ये शुक्राणु की गतिशीलता करता है, बढ़ाता है, आगे में गति करता है, क्रियाशील चिकना एक पदार्थ होता है जो छोड़ देता है। आगे कॉपर ग्रंथिया, इसके पास थोड़ा महकाने वाला होता है, मतलब महकाने वाला होता है। जैसे एलपीजी गैस है, तो एलपीजी में एथेन बार कैप्टन मिलाया जाता है। अगर वो नहीं डाला रहेगा ना, तो रात के लीकेज हो जाएगा, तो सब एलपीजी भाई रात भर में खत्म हो जाएगा। तो उसको महके से ना पकड़ते। उसी प्रकार से यहाँ प्रोटोस्टेट ग्रंथिया से जब चलता है वीर्य, चलता है तो कॉपर ग्रंथिया थोड़ा गंध दे देता है यहाँ कॉपर ग्रंथिया। लेकिन प्रोटोस्टेट ग्रंथिया की संख्या पूछेगा तो एक करना है, लेकिन कॉपर ग्रंथिया की संख्या कहेगा तो क्या करना है? 2 है। और शुक्राशय की संख्या 2 भी है। तब यहाँ प्रोटोस्टेट ग्रंथिया से चलेगा वीर्य, तो कहाँ जाएगा? कॉपर ग्रंथिया में। ये थोड़ा महका देगा। अब ये है शीशन है, ये पूरा भाग को क्या कहते हैं बाबू? शीशन। देखो पूरा भाग क्या है? शीशन बेलनाकार होता है। अब शीशन के मार्ग में ही ये जो रास्ता, इसको शीशन मार्ग कहते हैं। इस रास्ता के सारे इस शीशन मुंड से होते हुए महिलाओं के जो योनि होता है उसमें मैथुन क्रिया यही करता है ना। और ये शीशन के ऊपर वाला भाग है पतली चमड़ा, जिसको अग्रछद कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रछद, जिसको फोर स्किन कहा जाता है। अग्रछद चमड़ा होता है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको बढ़िया से, आपको पूरे पिक्चर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ऑपरेशन आपको समझा देते हैं क्या होता है। सुना है कि नसबंदी, हाँ मेरे वो फलना या चिलना नसबंदी कराया है ना। तो देखो क्या होता है नसबंदी में, जो इस शुक्रवाहक है ना बाबू, इसको काट के इसको बंद कर दिया गया। देखो ये भैया यहाँ है ना, इसको काट के यहाँ इसे बंद कर दिया, दोनों 2 भाग में काट दिया। अब यहाँ सारे यहाँ शुक्राणु बनेगा अभी, तो क्या कट के बंद किया हुआ है, इसमें जाएगा नहीं। तो इधर सारी मैथुन क्रिया होगा, संबंध बनाएगा। लेकिन जब ये कट गया है शुक्रवाहक, तो क्या नलिये बंद हो गया, तो इसमें जाएगा शुक्राणु नहीं। तो शुक्राणु नहीं जाएगा तो क्या वीर्य जब नहीं जाएगा महिलाओं की योनि में मैथुन क्रिया करते समय, तो बताओ कि क्या संतान होगा? नहीं। तो बात वही होता है। तो ये छोटा जो नसबंदी होता है, छोटा नसबंदी में इसको चाप दिया जाता है, जबकि बड़ा नसबंदी में सीधे काट के हटा दिया जाता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि शुक्रवाह को क्या बोलते हैं? शुक्रवाह को काटना क्या कहलाता है? वास्कोटोमी की वास्कोटोमी कहलाता है कि ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। आपको बताना है कि क्या कहलाता है। ठीक है, वास्कोटोमी की ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। आपसे हम कमेंट में इंतजार करेंगे कि शुक्रवाह को काटना
वास्कोटोमी की ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। फिर से वास्कोटोमी की ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। शुक्रवाह को काटना वास्कोटोमी की ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ये आपको कमेंट में हम इंतजार करेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ तक आते हैं कि देखो भाई, अब तो विरेचन पढ़ लिए। अब कहता है कि जो विरेचन के अनुप्रस्थ काट की संरचना पूछता है कभी कभी। सुनो यहाँ बताते हैं, अगर यहाँ बताइए विरेचन है, अगर ऐसे काटेंगे तो इसको कहीं अनुप्रस्थ, इसको क्या कहेंगे भाई, अनुप्रस्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ। और जब अगर ऐसे काटेंगे तो इसको कहते हैं अनुलंबीय। इसको क्या कहेंगे भाई, अनुलंबीय कहलाता है। ये क्या कहेगा, अनुलंबीय। तो परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा है कि विरेचन के अनुप्रस्थ काट की संरचना। हम पूछा कि विरेचन के अनुलंबीय काट की संरचना। तो अब देखो मैं यहाँ पर लिखे हैं कि विरेचन के अनुप्रस्थ काट के संरचना। तो विरेचन के अनुप्रस्थ काट की संरचना जो होता है, तो विरेचन में 3 लेयर होता है। तीनों लेयर यहाँ लिखे, देखो क्या है, ट्यूनिका, फिर क्या है वेजिनिलिसा, फिर क्या है वैस्कुलोसा। 3 लेयर होता है। विरेचन है ना बाबू, इसमें 3 लेयर होता है। पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे 3 लेयर होता है विरेचन में। बात को समझना है। तो ये कहता है कि विरेचन के जो अनुप्रस्थ काट की संरचना, इसमें 3 लेयर होता है। क्या है कि ट्यूनिका है, वेजिनिलिसा है, फिर है कि वैस्कुलोसा है। अब देखिए ये जो है ना, ये वाला भाग है जिसको हम लोग कहते हैं विरेचन पलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विरेचन पलिया। विरेचन सबसे पहले है क्या, ये विरेचन है। क्या है, विरेचन है भाई ये वाला, जिसको विरेचन जलिका कहते हैं। इला है ना, इला विरेचन जलिका कहते हैं, या विरेचन पलिया है। अब है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्रवाह कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कहेंगे ये अधिविरेचन है। ये जिला पाठ है इला वाला, ये इसमें शुक्राणु की भंडारण होता है, इसको अधिविरेचन कहते हैं। ये है शुक्रवाहिनिया है, यह वाहिनिया नली, यह है शुक्रवाहक। यहाँ पे ना, यहाँ पे शुक्रवाहक है। और यही क्या है, विरेचन के अनुप्रस्थ काट की संरचना है। हमें उम्मीद है कि आपको बढ़िया से ये चीज़ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे क्या है, मादा जनन तंत्र के बढ़िया से बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आता है, लगातार रहिए, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हम लाइव आएंगे, आप इंतजार करिए। थोड़ा सा इधर उधर मित्र साथी को जोड़िए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाने पड़ता है, पढ़ाने पड़ता है, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बताओ ना यार, मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है, तो कैसे हम पढ़ा पाएंगे। तो मेरा है जो मुझे मन को क्या करोगे, आगे में है बढ़ाओगे, बताओ। जब हम नीचे हम डिप्रेशन में चल जाते हैं, तो तुम्हें लोग है ना कि जो मुझे डिप्रेशन से बाहर करोगे, फिर डिप्रेशन में हो जाएंगे तो फिर कैसे हम पढ़ा पाएंगे यार। एक तो है कि लोग दबाव हमें ऊपर बनाए हुए हैं। मेरी क्लास ऑफलाइन चलता है करपी में, लोग बहुत दबाव बना के मेरा रखता है, बताओ यार। तो चलो शुरू करते हैं। हमने बहुत बेहतरीन से कोई क्लास में आपको पढ़ाते हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़िए, पर मज़ा आएगा। ऑफलाइन ना, ऑनलाइन जब लाइव पढ़ाएंगे तो मज़ा आएगा। तो उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमें अंदाज है कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कल मादा जनन तंत्र की वीडियो आ जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। मिलेंगे हम लोग क्या भाई नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार हम इसको रिविजन करवा देना चाहते हैं, लेकिन अभी वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहाँ तक छोड़ देते हैं। तो देखो बाबू, एकदम सरल शब्दों में हम आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कलम को लेके बैठिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहाँ तक। जय हिंद, जय भारत।